हम एक उल्लेखनीय समय में रह रहे हैं जिसमें हम दूर स्थित तारों की परिक्रमा करने वाली दुनिया की खोज कर सकते हैं। दो प्रमुख विधियां हैं। पहली है रेडियल वेग। डॉपलर विधि व्यापक रूप से सफल है और दूसरी पारगमन विधि है। डॉपलर विधि की प्रारंभिक खोजों ने हमें ग्रहों के साथ अन्य तारों के बारे में जो कुछ भी पता था उस पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है, जिससे यह सवाल उठा कि हमारा अपना सौर मंडल कितना सामान्य या दुर्लभ है। हम अन्य दुनियाओं जैसे हमारे सौर मंडल से दूर तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों के बारे में अपने ज्ञान में एक क्रांति देख रहे हैं। एक समय यह केवल कल्पना और काल्पनिक कथा थी। अब हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अधिकांश तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह हैं। हम यह कर सकते हैं, यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। पृथ्वी से दर्जनों या सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर चमकीले तारों के आसपास एक छोटा ग्रह खोजना बेहद मुश्किल है। ग्रह का शिकार कैसे करते हैं? निस्संदेह ग्रह चमकते नहीं हैं और अपने तारे की चमक से अभिभूत हो जाते हैं। इसलिए एक्सोप्लैनेट की खोज करने की तकनीकें अप्रत्यक्ष तरीकों पर निर्भर करती हैं। चूंकि ग्रह उन तारों को प्रभावित करते हैं जिनकी वे परिक्रमा करते हैं, हम उन्हें खोजने के लिए उन प्रभावों की तलाश कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रह गुरुत्वाकर्षण से तारों को खींचते हैं, जिससे वे डगमगा जाते हैं। दूसरा, कोई ग्रह अपने सामने से गुजरते समय तारे के प्रकाश के एक छोटे से अंश को अवरुद्ध कर देता है। ग्रह जितना बड़ा होगा और अपने तारे के जितना करीब होगा, ये प्रभाव उतने ही बड़े होंगे। किसी तारे के डगमगाने को मापने के लिए हम रेडियल वेग या डॉपलर विधि का उपयोग करते हैं और उसके प्रकाश की मध्यमता को मापने के लिए हम पारगमन विधि का उपयोग करते हैं। फिर हम उन ग्रहों के प्रकार का पता लगाने के लिए पीछे की ओर काम करते हैं जो अपने मेजबान सितारों पर ऐसा प्रभाव डाल सकते हैं। इन अप्रत्यक्ष इमेजिंग तकनीकों के लिए अविश्वसनीय सटीकता और देखभाल की आवश्यकता होती है, लेकिन वे अभूतपूर्व रूप से अच्छा काम करते हैं। आज तक हमने 5500 से अधिक एक्सोप्लैनेट के अवलोकन की पुष्टि की है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं हैं। दुनिया की एक अद्भुत विविधता है। मैं दो सबसे लोकप्रिय तकनीकों में से एक रेडियल वेग विधि पर ध्यान केंद्रित करूंगा, क्योंकि यह एक्सोप्लैनेट की हमारी खोज में बेतहाशा सफल होने वाली पहली तकनीक थी। क्या कभी आपने प्लैनेट को सितारों के साथ नाचते हुए देखा है? जैसे ही कोई ग्रह अपने तारे की परिक्रमा करता है, ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण तारा कभी-कभी थोड़ा सा डगमगा जाता है। रेडियल वेग डॉपलर विधि इसका पता लगाती है। चूंकि ग्रह जितना अधिक विशाल होगा, टैग उतना ही मजबूत होगा। यह तकनीक नजदीकी कक्षाओं वाले बड़े ग्रहों वाले तारों को खोजने में मदद करती है, लेकिन यह काफी नहीं है। उदाहरण के लिए, सूर्य बृहस्पति प्रणाली के द्रव्यमान का केंद्र सूर्य बृहस्पति की दूरी के 1000वें हिस्से पर सौर सतह के ठीक बाहर है। खगोल शास्त्री जो देखते हैं वह डगमगाहट नहीं है, बल्कि तारे के डगमगाने के कारण हमारी दिशा में चमकने वाले तारे के प्रकाश में भिन्नता है, जो डॉपलर शिफ्ट के कारण होता है। स्रोत या पर्यवेक्षक की गति के कारण प्रकाश की आवृत्ति में भिन्नता होती है। सोचिए कि कैसे एक एम्बुलेंस का सायरन आपके पास आते ही बदल जाता है और फिर आपसे दूर चला जाता है। यह डॉपलर प्रभाव का परिणाम है। इसी प्रकार जब तारा हमारे पास आता है तो उसका प्रकाश स्पेक्ट्रम के नीले उच्च आवृत्ति छोर की ओर थोड़ा स्थानांतरित हो जाता है, और जब वह हमसे दूर जाता है तो उसका प्रकाश स्पेक्ट्रम के लाल यानी कि कम आवृत्ति छोर की ओर थोड़ा स्थानांतरित हो जाता है। जब यह पता लगाने की सीमा के भीतर आता है तो प्रकाश का यह वैकल्पिक नृत्य खगोलविदों को उन ग्रहों का पता लगाने की अनुमति देता है जो उनके मेजबान तारे को डगमगाते हैं। इस यूनिवर्स में एक अलग दुनिया की खोज करना उतना ही मुश्किल है। डॉपलर विधि का उपयोग करके खोजा गया पहला एक्सोप्लैनेट 1995 में तारे 51 पेगासी की परिक्रमा करते हुए खोजा गया था, जो हमारे सूर्य जैसा जी प्रकार का तारा है।
जो 50.6 प्रकाश वर्ष दूर परिक्रमा कर रहा है, जिसे अब डिमिडियम कहा जाता है, एक गर्म बृहस्पति है जो हर 4.2 दिनों में अपने तारे की परिक्रमा करता है। इसका मतलब है कि विशाल ग्रह अपने मेजबान तारे के बहुत करीब है, जिससे यह बहुत गर्म है, इसलिए इसे गर्म बृहस्पति नाम दिया गया है। इसकी तुलना हमारे बृहस्पति से करें जिसे सूर्य की परिक्रमा करने में 12 साल लगते हैं, या बुध से भी जिसे 3 महीने लगते हैं। इस खोज ने खगोलीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह पैदा किया। न केवल डैपलर विधि का उपयोग करके पाया गया पहला एक्सोप्लैनेट होने के कारण, बल्कि हमें इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है कि ग्रह प्रणाली कैसी दिखती है। किसी ने अनुमान नहीं लगाया होगा कि गैस के विशाल ग्रह अपने मेजबान तारे के इतने करीब परिक्रमा कर सकते हैं। यहाँ सबक स्पष्ट है। तारों और उनकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों के गुणों को सामान्यीकृत करने का प्रयास करते समय हमें आगमनात्मक सोच का उपयोग करने में बहुत सावधान रहना चाहिए। तथ्य यह है कि हमारे सौर मंडल की संरचना विपरीत है, जिसमें विशाल गैस ग्रह सूर्य से सबसे दूर परिक्रमा करते हैं। हमारी आकाश गंगा और निश्चित रूप से ब्रह्मांड में सभी आकाश गंगाओं के चारों ओर फैले ग्रह प्रणालियों की अविश्वसनीय विविधता को दर्शाता है। इसके बाद एक सवाल यह उठता है कि क्या किसी ग्रह मंडल में जीवन वाले ग्रहों के लिए बहुत कड़ी शर्तें हैं? निश्चित रूप से डिमिडियम एक मृत दुनिया है। तो फिर अरबों अन्य लोगों के बीच हमारा सौर मंडल कितना सामान्य है? 2010 के अनुमानों से संकेत मिलता है कि लगभग 10% ग्रह प्रणालियां हमारी तरह व्यवस्थित हैं, जिनमें गैस दिग्गज अपने मेजबान सितारों से बहुत दूर हैं। फिर भी हमें यह निर्धारित करने के लिए अधिक डेटा की आवश्यकता है कि हमारा सौर मंडल कितना अजीब है। वर्तमान अनुमान इसे आकाश गंगा में सबसे दुर्लभ प्रकार की ग्रह प्रणाली के रूप में रखते हैं, लेकिन यह कितना दुर्लभ है, इसकी मात्रा निर्धारित करना अभी भी जल्दबाजी होगी। ग्रह प्रणालियों की वास्तुकला का आगे अध्ययन करने से यह रहस्य उजागर होगा कि क्या हम बाहर की तरफ भारी गैस वाले दिग्गजों और अंदर के चट्टानी ग्रहों में से एक पर जीवन के साथ एक अजीब प्रणाली है।